ठीक है। तो भैया कल हमने जो है पाषाण काल के बारे में हमने अध्ययन किया। तो सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस काल से? मध्य पाषाण से। ये तो बहुत प्राचीन में कर रहे थे कृषि की खोज है। नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई थी पहली बार, ठीक है ना। नहीं, साक्ष्य भी जो है कृषि वहीं से हुई, नवपाषाण से। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे मध्य पाषाण से, और नियमित रूप से पशुपालन कब हुआ? नवपाषाण से हुए, ठीक है ना। मेहरगढ़ नामक स्थल था, वहाँ से कौन सी कृषि किए पाए गए साक्ष्य? जौ और गेहूँ। और गेहूँ का अगर पूछा जाए तो मेहरगढ़ और जौ वैसे ईरान से पाया गया था ये, ठीक है ना। कोयले हवा से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के। और 8000 ईसा पूर्व 8000 BC में कहाँ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? जब बाद में अनुसंधान हुआ तो एक स्थान ऐसा पाया गया कि मेहरगढ़ से पहले वहाँ पे कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। तो कौन सा स्थान था? लहुरादेव, ठीक है ना। चौपानी मांडू से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? यूपी में एक बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए। चौपानी मांडू से बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अच्छा, हस्तिनापुर से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए? गेरुए रंग के मृदभांड। पूरा आंसर देंगे, गेरुए रंग के मृदभांड, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज़ नहीं बताया था, कर्नाटक के बारे में हमने कुछ बताया? कर्नाटक के बारे में आपने नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, और दमदमा से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और किस काल के थे ये? मध्य पाषाण काल। और एक जगह वहीं पे पड़ती थी महदहा, ठीक है ना, वो भी कहाँ पड़ती है? और सबसे पहले चित्रकला के प्रमाण हमें पाषाण युग के किस काल से मिलती है? पूरा पाषाण काल में। और कहाँ से? भीमबेटका से। भीमबेटका से चित्रकला के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो चित्र पाए जाएंगे भीमबेटका से वो मध्य पाषाण कालीन है, ठीक है ना। लिखा है नहीं होगा, लेकिन जो, ठीक है, सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त हुए थे वो कब प्राप्त हुए? मध्य पाषाण काल में, ठीक है जी। सुदामा जी। चलो साहब, एक पिकली हल नामक एक स्थान है, पिकली हल, कर्नाटक में। वहाँ से राख के ढेर प्राप्त हुए थे। इसको भी अगर मेंशन करना चाहो कहीं तो कर लेना। राख के ढेर, राख के ढेर, राख का टीला भी कह सकते हैं। राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ? पिकली हल, ये स्थान पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है ना। और कर्नाटक में ही रागी एक खेती होती है, रागी, ठीक है ना। रागी के साक्ष्य कहाँ से मिले? रागी के साक्ष्य भी हमें कर्नाटक से प्राप्त हुए। सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए थे? राग का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। पिकली हल और रागी की जो खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए कहाँ से? कर्नाटक। ये दोनों स्थान ये पिकली हल भी कहाँ है? कर्नाटक में है। पल्लावरम से किस चीज़ के साक्ष्य मिले थे? सबसे पहले जो कंकाल पाया गया था आदि मानव का, हाँ, ठीक है, पल्लावरम, तमिलनाडु। पुरातत्व का जनक भारत में किसे कहते हैं? और उत्तराखंड में हैंडबुक, ठीक है ना। और विश्व में किसे कहेंगे? उसी को कहेंगे ब्रूस फोर्ट को, है ना। विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और भारत में जो ऐसा म्यूजियम बनाया गया वो कहाँ है? भोपाल में। उसका नाम क्या है वैसे? मानव संग्रहालय। और ये जो पुरातत्व संग्रहालय आते हैं, ये आते हैं संस्कृति विभाग के अंतर्गत। किस विभाग के अंतर्गत? संस्कृति विभाग, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अंत्येष्टि संस्कार की पहली बार प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है ना। अंत्येष्टि संस्कार मध्य पाषाण काल से। सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब आज जो है एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम जो है ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको जो हम पढ़ेंगे, इसके जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं वो यहाँ पे पहले हम
निर्धारित कर लेते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है भाई, बातचीत नहीं करेंगे भैया थोड़ी देर, ठीक है? हाँ यहीं पे भी बैठो, लेकिन बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नामकरण सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नामकरण, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम थे, है ना। दूसरी बात पढ़ेंगे हम इसके काल के बारे में, यानी कि इसका जो समय था क्या क्या माना गया, और कौन सा टाइम पीरियड ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड जो है पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम या उससे ऊपर के एग्ज़ाम के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा हम पढ़ेंगे इसकी सामाजिक व्यवस्था, समाज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समाज के बारे में। इसके बाद हम इसकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक विस्तार, ठीक है ना। नामकरण पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे कि इसका समय क्या था, समाज के बारे में पढ़ेंगे, इस समय का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, और इस समय की जो कला और संस्कृति है, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम? कला, कला और संस्कृति, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे। और साथ साथ हम अंत में देखेंगे इसके पतन के बारे में। और थोड़ा यहाँ पे एक हेडिंग और डालेंगे, उदय। इसका उदय कैसे हुआ, इस सभ्यता का जो एक शहरी सभ्यता थी, इसका उदय कैसे कैसे हुआ, ठीक है। इसके प्रति इतिहासकारों के क्या ये मत हैं, अपने अपने मत हैं, तो उन चीज़ों को हम समझेंगे। और जो उचित मत होगा, जो सर्वमान्य मत होगा, हम उसी को मान के चलेंगे, ठीक है। इतनी सी बात। तो इन सारे आयामों के भीतर ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारियाँ हैं। जैसे हम कल भी बताए थे आपको कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, जी आर्थिक, ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नामकरण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है भैया। अब किन किन नामों से जाना जाता है आपको पता होगा, ठीक है। इसको एक तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। और जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ एक एक करके समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता हम क्यों कहते हैं उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, लाहौर और कराची, यहाँ पर कौन सा स्थान पड़ता है? इधर कराची एक बंदरगाह हुआ करता था यहाँ पे पाकिस्तान का, ठीक है ना। कराची क्या है? एक बंदरगाही शहर है ये। यहाँ पे कौन सा शहर है पाकिस्तान का? कराची। ये पाकिस्तान का मैप है इतना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? लाहौर, ठीक है ना। अब लाहौर से वैसे इसके साक्ष्य जो है, इसके प्रमाण पहले से ही मिलने लग गए थे हड़प्पा के। एक व्यक्ति हुआ करता था, 1826 की बात है। 1826 में एक व्यक्ति था चार्ल्स मेसन। क्या था? चार्ल्स मेसन करके एक अंग्रेज हुआ करता था। क्योंकि जितने भी उत्खनन के कार्य किए वो किसने किए? अंग्रेजों ने किए। पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, कनिंघम ने वो विभाग बनाया था, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने ये सारे काम करवाए थे। तो 1826 में इस चार्ल्स मेसन को एक टीला दिखाई दिया वहाँ पे, और इस टीले से कुछ इसको ईंटें प्राप्त हुई, पकी हुई ईंटें, ठीक है ना। और कितने समय पहले की बात है वो हम कालखंड में अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पकी हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे इन्हें, लेकिन इस पर ज़्यादा शोध नहीं हुआ, इसलिए मामले यहीं पे दबके रह गए उस टाइम पे, ठीक है ना। इस पर ज़्यादा काम किया नहीं चार्ल्स मेसन ने, तो इस टाइम हड़प्पा की खोज नहीं हो पाई। इसके बाद क्या हुआ कि लाहौर से कराची के बीच में, लाहौर से कराची के बीच में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हुआ करता था 1848 से लेकर के उसके बाद 56 के आसपास तक रहता होगा, ठीक है ना। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डलहौजी।
तो इस टाइम जो है इनके नेतृत्व में, इनके कार्यकाल में, क्योंकि भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई वो अंग्रेजों ने करी, ठीक है। तो इनके कार्यकाल में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहाँ से कहाँ की तरफ, लाहौर से कराची की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि इसके नीचे हमें कुछ, जैसे घरिया भाषा में कहें तो हमें वो चाहिए क्या, रोड़ी वगैरह चाहिए इसके नीचे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें इसके नीचे के लिए कुछ क्या, ग्रेवल वगैरह चाहिए था, रोड़ी चाहिए थी। तो इन्होंने इधर खुदान करना शुरू कर दिया, खुदाई करना शुरू कर दिया। अब इनको यहाँ से जो है पकी हुई ईंटें प्राप्त होने लगी, इस स्थान से, इस स्थान से पकी हुई ईंटें इन्हें प्राप्त हुई। तब जाके इनको पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, ये पकी हुई ईंटें अचानक से यहाँ पे कैसे मिल गई। तो इस टाइम भी रेलवे का कार्य चल रहा था, इसी रेलवे कार्य में वो व्यस्त रह गए। इस टाइम भी ये मामला क्या हो गया, दबा हुआ रह गया, ठीक है। इस पर ज़्यादा कार्य हुआ नहीं, ठीक है। इसके बाद सर जॉन मार्शल हुआ करते थे एक बार। कौन हुआ करते थे? मार्शल। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? जो उत्खनन का कार्य करवाते हैं, पुरातत्व से संबंधित जानकारियाँ जुटाते हैं, उस चीज़ के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? जॉन मार्शल। तो इनके नेतृत्व में सन 1921 में दयाराम साहनी नामक व्यक्ति, किसने? दयाराम साहनी, DR साहनी। दयाराम साहनी ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुई, हमें पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई, जिससे एक सभ्यता का हमें पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी पहले, कोई एक बहुत बड़ा शहर था, ठीक है, और एक सुनियोजित तरीके से बसा हुआ यहाँ पे एक शहर था। तो हड़प्पा, और उस स्थान का नाम क्या था? हड़प्पा। क्या नाम था? तो जिस स्थान पर ये ईंटें प्राप्त हुई सबसे पहले और इस शहर के बारे में जानकारी मिली, तो इस स्थान का नाम क्या था? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? हड़प्पा। एक नई सभ्यता की खोज हुई, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया? समझ गए इस बात को कि हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? तो एक कारण तो ये है, तत्कालीन ध्यान रखेंगे। दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में उत्खनन का कार्य किया था? जॉन मार्शल। ये तत्कालीन समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या होते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी, आपको नोट करते रहिए साथ में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा? तो इसलिए पड़ा, सब एक कारण था हड़प्पा सभ्यता के पीछे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हो गया, नोट हो गया होगा, ठीक है। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि इसके जो अधिकांश स्थल थे वो किस नदी के इर्द गिर्द थे? सिंधु नदी के इर्द गिर्द। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं तो और स्पष्ट हो पाएगा शायद, ठीक है। और मैं सिंधु नदी को भी कहाँ से उद्गम होती है उस चीज़ को यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा काम आएगा आपका ज्योग्राफी में भी। बस जहाँ तक हमें ज़रूरत है उतना ही बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक झील पड़ती है, कौन सी? कौन सी झील है साहब? कौन सी झील है? किसी को पता है? जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटा देना, ठीक है। यहाँ से एक नदी आती है इस प्रकार से इधर, और इधर कराची बंदरगाह हमने बनाया था। यहाँ पे जो झील है उसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है तो मानसरोवर झील है। यहाँ पे क्या है? मानसरोवर लेक। तो ये तिब्बत में पड़ता है, ये एरिया कहाँ पे पड़ता है? तो यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है साहब, और सिंधु नदी की लंबाई पूछी जाएगी तो 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से है? मानसरोवर। तो यहाँ से भारत में प्रवेश करते हैं इस प्रकार, जम्मू कश्मीर वाले रीजन से, और इधर से आकर के यहाँ पे कराची से अरब सागर में गिर जाती है। इधर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर। तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और उद्गम कहाँ है?
मानसरोवर झील। अब जो अधिकांश स्थल प्राप्त हुए थे इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम नाम दे रहे हैं या हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, तो ये अधिकांश स्थल इस नदी के इर्द गिर्द ही थे। समझ रहे हो बात? क्योंकि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक जल होती है। क्या होती है? जल। तो जल पहले से ही पुरापाषाण काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति रही है कि नदी घाटी के आसपास ही उसका जीवन यापन चला। ठीक है ना? तो सिंधु नदी के आसपास इसके अधिकांश स्थल होने के कारण क्या हो, इसका नाम क्या पड़ा? जैसे इधर आपका हड़प्पा हो गया, यहाँ पे आपका चनहुदड़ो होगा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो होगा, इधर सुतकांगीडोर होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार में। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? समझ में आ गया 2 पॉइंट। इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती। तीसरा नाम लिख लो यहाँ पे, सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हो गया था, क्या हो गया? आज़ाद। तो आज़ाद होने के बाद यहाँ पे एक नदी आती थी इधर हरियाणा हिमाचल के शिवालिक श्रेणी से। हिमाचल है यहाँ पे उत्तराखंड के ठीक बगल में, ठीक है? यहाँ पे है HP। क्या है? इसके शिवालिक श्रेणी से एक नदी निकलती है जो वर्तमान में जिसे हम घग्गर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं। ये हिमाचल के शिवालिक श्रेणी से निकलती है। वो राजस्थान में एक मरुस्थल पड़ता है, भटनेर का मरुस्थल। क्या पड़ता है? भटनेर का, यानी कि थार मरुस्थल का ही एक हिस्सा है वो, लेकिन वहाँ का नाम है भटनेर। तो भटनेर मरुस्थल में ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है। आपने देखा होगा जहाँ पे बारीक बारीक जो बालू होते हैं वहाँ पे नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो इस नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। प्राचीन काल में इस घग्गर नदी की ही तुलना की जाती है किससे? सरस्वती नदी से। ठीक है? तो स्वतंत्रता के बाद अधिकांश स्थलों की जब खोज हो गई तो इस नदी के आसपास पाए गए अधिकांश स्थल किस सभ्यता के? इसलिए इस सभ्यता को क्या सभ्यता भी कहते हैं? समझ में आया? अगला नाम जो इसका है उसे कहते हैं हम क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग वैज्ञानिक तकनीकी से भी रूबरू थे ये लोग। ठीक है ना? अब कैसे? क्योंकि कांसा कब बनता है? जब तांबा प्लस टिन मिलकर के आपस में कांसा बनाता है। तांबा प्लस टिन, जब हम इन दोनों को मिला देंगे उचित अनुपात में, तब जाके हमारे पास कौन सा धातु बनेगा? कांसा धातु। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या थे? वैज्ञानिक तकनीक से भी क्या थे? परिचित थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम की जो अधिकांश वस्तुएं थी या हथियार थे वो किससे निर्मित होते थे? कांसा से। बहुतायत रूप से इसका प्रयोग होता था, इसलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये 4 नाम हैं जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है? वनडे एग्जाम के लिए 1, 2 और 3। ठीक है ना? बाकी हो सकता है कि अन्य परीक्षाओं में ये भी पूछ ले, सरस्वती सभ्यता। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? एक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा सरस्वती सभ्यता और चौथा कांस्य युगीन सभ्यता। और कांसा धातु का निर्माण कब होता है? तांबा प्लस टिन से मिला करके। तांबा 90%, अगर कभी और ज़्यादा डीप पूछ ले ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि इस प्रकार पूछ ले, 10% टिन मिलाया जाएगा। ठीक है ना? ये चीज़ें हैं। अब हम इसका नामकरण तो हो गया, इसके काल विभाजन के बारे में देख लेते हैं कि इसका काल क्या रहा होगा, समय क्या रहा होगा इसका। ठीक है ना? तो लिख दिया था सारी चीज़ें। ठीक है, हेडिंग डालेंगे कालखंड। क्या डालेंगे? कालखंड। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो क्या है? कालखंड। अब देखो भाई, किसी भी सभ्यता हो या किसी भी वंश के अगर हम काल की बात करें तो उसका विभाजन जो है अलग अलग आधारों पर हो सकता है। ठीक है ना? किसी भी, माना कि हड़प्पा सभ्यता है, इसके काल का निर्धारण करना है तो हम किस आधार पर कर सकते हैं?
हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अगर कोई सभ्यता, माना कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे और एक सभ्यता इनके इधर है आसपास कहीं, तो ये लोग कहीं ना कहीं आपस में संबंध रखते होंगे, कहीं व्यापार करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, ठीक है। तो इनकी कुछ साक्ष्य यहाँ भी प्राप्त होंगे हमें और इनके कुछ साक्ष्य इधर भी प्राप्त होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता माना कि ये है हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पे इनके जो साक्ष्य प्राप्त होंगे इसके आधार पर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब इसका कार्यकाल इतना है, इसका काल इतना है, तो हड़प्पा सभ्यता का भी लगभग वही रहा होगा जो समकालीन सभ्यता का रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? माना कि जो है आपके गांव और आपके पड़ोसी गांव दोनों एक साथ बसे हुए हैं। अगर आपको आपके पड़ोसी गांव का आपके गांव का तो आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि जो पड़ोसी गांव है ये भी उसी टाइम बसा था जब हमारा गांव बसा था, तो इसके कालखंड के आधार पर हम इसका कालखंड निर्धारित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसके समकालीन कुछ सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमेरियन सभ्यता। और साथ साथ चीन की सभ्यता भी हम देखेंगे, ठीक है ना, ये समकालीन सभ्यताओं में गिनी जाती हैं साहब, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और मिस्र की सभ्यता को नील सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील सभ्यता। तो एक काल निर्धारण का ये हो गया आपका। दूसरा हो सकता है कि एक होता है C14। क्या होता है? C14 कार्बन डेटिंग विधि भी कहते हैं इसे, या कार्बन 14 विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और यही विधि हड़प्पा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है इस विधि में कि जैसे कि माना कोई एक टीला जमा हुआ है, माना कोई पुराना शहर इस ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होंगे? जीवाश्म वगैरह भी होंगे, कार्बन भी इसमें पाया जाएगा। तो जितना कम कार्बन पाया जाएगा, ठीक है ना, माना कि टीला है और एक टीला बगल में है, माना कि यहाँ पर कार्बन की मात्रा 60% है, माना कि कुछ यूनिट होगी होती, मुझे नहीं पता क्या यूनिट होती होगी। माना कि यहाँ पे 60% कार्बन है और यहाँ पे कार्बन कितना है? 30% है। तो जिसमें जितना कम कार्बन रहेगा उसका कालखंड उतना पुराना होगा। क्या होगा? समझ रहे हो? इस विधि में होता क्या है कि माना कि इस टीले में हमने कार्बन का पता लगाया, ठीक है, सिंपल सी बात ये कि मैंने यहाँ पे कार्बन का पता लगाना है और यहाँ पे अगर कार्बन हमें कम मात्रा में प्राप्त होता है तब इसका कालखंड ये होता है कि ये बहुत पुराना है। क्या है? बहुत पुराना। अगर हमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा मिल रही है तो इसका कालखंड नया है, नवीन है अभी। समझ रहे हो बात? तो एक होती है कार्बन डेटिंग विधि, और कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार लगभग 2400 से 1700, क्या है, कहीं कहीं पे 2350 भी दिया है और 1750 तक, ठीक है ना। तो ये कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार वनडे एग्जाम वाले इस डेट को टिक करेंगे साहब, ठीक है ना, 2350 से 1750। तो ये सर्वमान्य विधि ये है जो कालखंड है हड़प्पा सभ्यता का। क्या है? 2350 से लेकर के 1750, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरे मत के अनुसार 2600 से लेकर के और लगभग 1900, 2600 से लेकर 1920 ही है भाई। ये भी क्या है? BC में चल रहे हैं ना अभी 0 सन नहीं आया। तो 2600 से 1900 का जो कालखंड था, इस समय हड़प्पा के लोगों ने सबसे ज़्यादा उन्नति की, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उन्नति की अपने समाज में। तो कुछ एक मत के अनुसार ये भी टाइम पीरियड है, माना कि थोड़ा बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ये डेट भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2600 से लेकर के 1900। लेकिन वनडे एग्जाम में कारगर डेट यही है, 2350 से लेकर के 1750। समझ रहे हो? कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार। दूसरी विधि भी होती है यूरेनियम, ठीक है ना, तो उस सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो ये इसके कालखंड हो गए भाई साहब, ठीक है, ठीक है। ये दो चीज़ें समझ में आई, नामकरण और कालखंड, ठीक है। अब इस कार्बन डेटिंग विधि की जो शुरुआत हुई थी, कार्बन डेटिंग विधि की जो खोज की थी, क्वेश्चन कभी सिंगल लाइनर पूछा जा सकता है आपको। तो F. लिब्बी करके कोई व्यक्ति था, F. लिब्बी, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग विधि की खोज किसने करी? F. लिब्बी ने 1946 में। और एक रसायन शास्त्र हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे?
रसायन शास्त्र। एफ लिब्बी नामक व्यक्ति ने 1946 में कार्बन डेटिंग विधि की खोज की। किसकी खोज की? कार्बन डेटिंग विधि की खोज की। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है भैया। माइक ऑन है ऑफ है? ठीक है। अब हम इसके उदय के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदय के बारे में, कि इस सभ्यता का आखिरकार इसका उद्गम कैसे हुआ। ठीक है, कालखंड हो गया है, नामकरण हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा हेडिंग क्या रहेगा आपका? इसका उद्गम कैसे कैसे हुआ, उदय कैसे कैसे हुआ इस सभ्यता का। समझ रहे हो? उदय। तो भाई इसमें भी इतिहासकारों में अपने अपने मत है। ठीक है, तो इसका उदय जो है, ठीक है जी सुदामा जी, इसका उदय एक जो है अलग अलग मत है इतिहासकारों में। कुछ लोगों का मत है कि विदेशी लोगों ने जो है यहाँ पे आए और वो लोग यहाँ पे इस सभ्यता का विकास किया, तब जाके इस सभ्यता का उदय हुआ। कुछ लोग तो इस प्रकार से मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। क्या हुआ है? तो दो मत हैं भैया इसमें। क्या है? एक तो विदेशी मत है, इसे कहते हैं विसरणवादी मत। क्या कहते हैं? विसरणवादी मत। क्या होता है? विसरणवादी मत। यानी कि एक स्थान से लोग आकर के भारत में आए और उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया, यहाँ पर एक शहर को बसाया, तब इसका विकास किया एकदम से। ठीक है ना? तो ऐसा संभव नहीं है। तो जो सर्वमान्य मत है वो क्या है? देसी मत है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कर्मिक रूप से इस सभ्यता का विकास किया होगा। तो इसे कहते हैं कर्मिक विकास। क्या कहते हैं? कर्मिक विकास। देखो भैया, हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बहुत नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी लोग आए और उन्होंने यहाँ पे एक सिटी बनाई एकदम से। तो ये संभव नहीं है कि एकदम से आएंगे वो सिटी का निर्माण करेंगे, बल्कि जो दूसरा मत है देसी मत, यानी कि कर्मिक विकास वाला मत है। तो इसके अनुसार पहले यहाँ के लोगों ने, पहले यहाँ के ग्रामीण लोग रहते होंगे, धीरे धीरे अर्धनगरीय लोग बने होंगे, तब जाके अंत में क्या बने? नगरीय सभ्यता के लोग बने। तो ये मत ज़्यादा कारगर है। देसी मत के अनुसार कर्मिक रूप से यहाँ के लोगों का विकास हुआ होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। उदय के बारे में ये मत है साहब। अब कुछ लोग जो विदेशी मत वाले हैं, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप। विदेशी मत वाले हैं कि मेसोपोटामिया से इसके जो समकालीन सभ्यता थे क्या थी? मेसोपोटामिया ईरान का नाम है। इराक, ईरान, ठीक है ना? ईरान का नाम है। तो ईरान, कुछ लोगों का मत है जो विदेशी मत का ये करते हैं। तो उनका मत है कि मेसोपोटामिया के लोग जो है भारत आए और यहाँ पे एकदम से एक नए शहर को बसाया और तब जाके इसका विकास हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि हमारा एक स्थान पड़ता है लोथल। क्या पड़ता है? लोथल एक बंदरगाही नगर था। क्या था? समुद्र के बगल में था वो। तो इसलिए वहाँ पे क्या था? यहाँ से व्यापार करने आते थे। कहाँ? मेसोपोटामिया में। अब यहाँ पे देखिए आप, ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। एकदम सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से क्या थी? बसी हुई सिटी थी एक। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अर्धनगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? अब यहाँ पे कहते हैं लोग, ये वाले मत वाले इतिहासकार हैं, कि ये लोग आए, इन्होंने यहाँ पे एक नगरीय सभ्यता का क्या किया? विकास किया। अपने आप तो अर्धनगरीय है, अपने आप तो गांव में घूम रहे और यहाँ शहर बसा दिए। ऐसा तो संभव नहीं है ना? ठीक है। और इधर जो है ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। दूसरा, यहाँ पर जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। किस ईंटों का? कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। और यहाँ पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है ना? पकी ईंटों का प्रयोग होता था। तो कहीं ना कहीं हमें क्या लग रहा है कि इसका परिणाम नहीं था हड़प्पा सभ्यता, बल्कि स्थानीय जो है स्थानीय तौर पर ही इसका विकास हुआ था। समझ रहे हो बात को?
दूसरा, यहाँ पे जो सड़कें थी वो कहीं पे भी एक दूसरे को काट रही थी, ठीक है ना। और जबकि यहाँ पे जो सड़कें थी उस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, 90 डिग्री, समझ रहे हो। यहाँ पे घर कैसे बनाए हुए थे, बिल्कुल एक सीरीज में बनाए गए थे, एक श्रृंखला में थे। यहाँ पे श्रृंखला में थे और यहाँ पे कहीं पे भी बना दिए गए थे, समझ रहे हो आप। तो इस सभ्यता के लोग इस प्रकार के विकास को तो नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो जो सर्वमान्य मत है वो क्या, कौन सा मत है, कर्मिक विकास वाला मत है, ठीक है। इस सभ्यता का उदय कैसे हुआ होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोग आए, ठीक है ना, वो पतन में आएगा भी, आर्य लोगों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ है, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग आए और इसका विकास किया, ये संभव नहीं है। तो इस मत को यहीं पे खारिज करते हैं। और कौन सा मत हम मान के चलेंगे भाई, देसी मत, समझ रहे हो आप बात को। तो 3 हेडिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है। उसका आप थोड़ा सा देखते रहेंगे ज़रा वो ना टाइम, तब उसको क्लिक कर देना आप कितना है, उस हिसाब से एक जब हो जाएगा 1 आवर तो आप कर देना, ठीक है। तीसरा हम हेडिंग डालेंगे क्या, भौगोलिक विस्तार। क्या डालेंगे, भौगोलिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। और ये टॉपिक अब बड़ा होने वाला है, ये वाला भौतिक विस्तार वाला। इसमें मैं आपको इसके समाज के बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा बहुत इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए भैया, इस हेडिंग क्या होगी, भौगोलिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ तक था, ठीक है। तो इसको भैया जैसे जैसे मैं मैप बनाऊंगा वो मैप भी आपने बनाना है, इसी में सारा आ जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैं मैप बना देता हूँ थोड़ा बड़ा भी। ठीक है साहब। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उसको हम समझ के चलते हैं यहाँ पे, और इसके साथ पाकिस्तान को भी बना के चलना आप, ठीक है। ये पाकिस्तान है, दिख रहा है साहब चौहान जी। तो इसको साथ साथ मैपिंग करते रहेंगे आप, ठीक है। चलो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप बना लेना, ठीक है। तो देखेंगे भाई ध्यान से। अब भौगोलिक विस्तार जब हम इसका पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे कि इसका सबसे पश्चिम में कहाँ तक विस्तार हो पाया होगा, सबसे पूर्व में कहाँ तक हुआ, और सबसे उत्तर में कहाँ तक हुआ, और सबसे दक्षिण में कहाँ तक इसका विस्तार हो पाया, वहीं तक इसका भौगोलिक विस्तार हम मान के चलेंगे, समझ रहे हो। तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु था यहाँ पे, ये वाला जो प्रांत है, ये वाला प्रांत, इसे कहते हैं बलूचिस्तान। क्या कहते हैं, बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का एक स्थान है सुतकांगे डोर। क्या है, सुतकांगे डोर, ठीक है, सुतकांगे डोर। तो इस हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी स्थल है या पश्चिमी नगर है, कौन सा है, सुतकांगे डोर। और ये किस नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो ये दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, दास्क नदी के तट पर है। कहाँ पे है, कौन से प्रांत में है, बलूचिस्तान, ठीक है जी हथौड़ी जी। तो सुतकांगे डोर सबसे पश्चिमी बिंदु है किसका, इस सभ्यता का, ठीक है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं एक स्थान पड़ता है मांडा।
क्या पड़ता है? मांडा। कल हमने पढ़ा था पाषाण काल में कि बुर्जहोम एक स्थल हुआ करता था। क्या था? बुर्जहोम। वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? गर्तावास और मानव के साथ कुत्ता को दफनाया। समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें पुरानी वाली भी याद रखनी है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है। ठीक है। तो जो मांडा है ये सबसे उत्तरी बिंदु है इसका। इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है? मांडा। और मांडा किस नदी के तट पर है? चिनाब। ये सारी नदी जो होंगी ये सिंधु की सहायक होंगी अब। ठीक है। जाके चिनाब किसकी सहायक नदी है? सुतकांगेडोर और दास्क नदी के तट पर है ये, दास्क। ठीक है। दिख रहा है साहब? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इधर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के ठीक नीचे क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये इस सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो उसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। और ये पड़ता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और ये हिंडन नदी के तट पर है। किस नदी? और हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। ठीक है। धीरे धीरे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान आ जाएगा कि किसकी सहायक कौन है। चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी। समझ रहे हो? और हिंडन किसकी सहायक है? यमुना की। दास्क नदी के तट पर कौन है? सुतकांगेडोर, मांडा, चिनाब नदी, आलमगीरपुर किसके? हिंडन नदी के तट पर। और सबसे दक्षिण में जो है वो यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है। क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद। तो दाइमाबाद जो है ये परबरा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? अगर परबरा नहीं होगा तो परबरा जो है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी सहायक है? गोदावरी। तो यहाँ पे आप गोदावरी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो दाइमाबाद किस नदी के तट पर है? परबरा नदी या गोदावरी नदी। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो आप टिक कर देना। ठीक है ना? तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सुतकांगेडोर। सब बोलेंगे भाई। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दाइमाबाद। आप जितनी बार चीज़ों को बोलेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा आपको। ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको मिला देते हैं आपस में, क्या करते हैं? मिला देते हैं। लगभग एक त्रिभुज बन रहा है। बन रहा है एक त्रिभुज। तो इस सभ्यता का अगर आकार पूछा जाएगा तो एक त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। इस हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार आकार है इसका। ठीक है। कुछ भी चीज़ आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं एक्स्ट्रा से। ठीक है ना? सारी चीज़ें आराम से समझिए। तो आकार कैसा था? अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें, आप 10वीं में निकालते थे ना शेडेड एरिया का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना? एक होता था उस टाइम। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल पूछा जाए कितना है? 13 लाख। कितना है गोपाल जी? 13 लाख। आकार कैसा है मानेंद्र भाई? त्रिभुजाकार। ठीक है। ये सारी चीज़ें परीक्षा में वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं भैया। ठीक है। और इस बार पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था कि ये हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को समझाइए। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आती हैं पेपर में। तो ये इसका विस्तार हो गया। ठीक है। अब इसका ऐसा करते हैं कि प्रमुख स्थल पढ़ लेते हैं। ठीक है? हैं? मैंने कहा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। डिजाइनिंग नहीं है ये। जी जी ये साड़ी का डिजाइन है। आपने बिल्कुल एज इट इज उतार लिया। ठीक है। कर दिया जी? नोट कर लिया है? रुक जाते हैं फिर, क्या दिक्कत है? चौहान जी हो गया? गले मत लगाना उसे। क्या खा
कोई बात नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद 10 आपको होटल पे बिठाया जाएगा। क्यों जी? ये महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर किधर है, कौन से राज्य में है? मांडा कहाँ है? सुतकांगी डोर पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। ठीक है ना? ठीक है, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में। जल्दी जल्दी नोट करेंगे भैया, फास्ट हो गया। तो अब हेडिंग डालेंगे आप समाज, इनके समाज के बारे में, समाज। ठीक है, या इनकी प्रमुख स्थल पढ़ लें पहले और उनकी विशेषताएं। ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। और यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है ना? देख लीजिएगा, इसको भी मैप के थ्रू ही मैं बता रहा हूँ सारे। ठीक है, ऐसा करना ना आप, या तो हाँ रफली बना लो, बाकी ठीक है साहब। ठीक है, अब सबसे पहले हम पाकिस्तान के देख लेते हैं और अफगानिस्तान के। ये क्या है, कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान। इसके ठीक ऊपर है कौन सा? अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ये। ठीक है ना? अब सबसे पहले हम अफगानिस्तान के दो प्रमुख चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, प्रमुख स्थल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है यहाँ पे भी था अफगानिस्तान में, लेकिन बहुत कम मात्रा में। पश्चिमी क्षेत्र कहाँ था इसका? सुतकांगी डोर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में दो स्थल कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। दिख रहा है भाई वहाँ पे, देखो जरा, उस पर देखना जरा। तो एक है सुरतगुई, सुरतगुई, और दूसरा है मुंडीगाक। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल कहाँ भी हैं? अफगानिस्तान में पाएगा, और उनका नाम क्या है? एक का नाम है सुरतगुई और दूसरे का नाम क्या है? मुंडीगाक। तो दो स्थल है अफगानिस्तान में। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, सुमिलित कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सुरतगुई और मुंडीगाक कहाँ पे है? ठीक है, बोलते चलेंगे भाई मुँह से, तब जाके आपको याद हो पाएगा ही। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, लिख के चलो उसको फिर से। सुतकांगी डोर, सुतकांगी, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा यहाँ पे पड़ता है चनहूदड़ो। क्या पड़ता है? चनहूदड़ो। ठीक है, पाकिस्तान में दूसरा स्थल कौन सा है? चनहूदड़ो। इसके बाद इसी के ठीक उत्तर में इधर पे मोहनजोदड़ो है। क्या है? और इसके ठीक उत्तर में क्या है? कोट दीजिए, इधर लिख लीजिए, कोट दीजिए। और यहाँ पे हड़प्पा क्या है? जो प्रमुख स्थल है उन्हीं को लिख के चलेंगे। ठीक है, बाकी नहीं लिखेंगे, जैसे आमरी है वैसे तो बहुत सारे हैं फिर। ठीक है, एक सुतका गेह भी लिख सकते हो, तो लिख लीजिए सुतका गेह, सुतका कोह। और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप उसमें ना, क्योंकि ज़्यादा स्थल नहीं लिखूंगा मैं, जो प्रमुख स्थल है उन्हीं को लिख के चलता हूँ। सुतकांगी डोर ये तो सबसे प्रमुख स्थल है, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? सुतकांगी डोर। फिर चनहूदड़ो है, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर कोट दीजिए है, फिर हड़प्पा है। अब ऐसा करते हैं, पहले इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, अब जो हड़प्पा नामक स्थल है, ठीक है, मैं यहाँ पे विशेषता लिखूंगा इस प्रकार से।
ठीक है, हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है? सबसे पहले इसकी खोज किसने करी? खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, ठीक है। और कब की? 1921 में। तो दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। किसका? हड़प्पा। ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है? यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, अब वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है ना। यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है। इक्का गाड़ी मतलब गाड़ी का एक स्वरूप था ये, ठीक है, खिलौना समझो। तांबे की इक्का गाड़ी। यहाँ से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ। क्या हुआ? अन्नागार। ये वाला नहीं था। सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो में होगा, ठीक है ना। क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ? तांबे की इक्का गाड़ी, अन्नागार प्राप्त हुआ। यहाँ पे एक R37 कब्रगाह पाया गया, कब्रिस्तान। हत्या नहीं था, यहाँ पे लोगों को दफनाया गया था, मतलब उस कब्रिस्तान का नाम क्या था? R37। अब R37 है क्या ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। अब क्या पता वो 37 लोग थे, अब जो भी रहा होगा ये नामकरण किया गया है। R37 कब्रिस्तान था वहाँ पे। क्या था? ये सारी चीज़ें आपको। कुम्हार का चाक, जिससे जो है ये मृदभांड बनाते थे। कुम्हार का, इससे क्या बनाते थे? मृदभांड। और साथ ही साथ यहाँ पे हाथी के कंकाल भी पाए गए, हाथी की हड्डियाँ भी पाई गई यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है भैया। तो हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? तांबे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, R37 कब्रिस्तान, कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, हाथी की हड्डियाँ प्राप्त हुई। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है। कम से कम 7-8 स्थल ऐसे होंगे जिनके बारे में ये इस प्रकार की जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी भैया, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज ठीक उसके 1 साल बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। 1922 में राखालदास बनर्जी कहाँ के लोग होते हैं भैया? ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के लोगों की होते हैं ना सरनेम, ठीक है। मायावती नहीं, ठीक है। तो 1922 में किसकी खोज हुई? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। अब मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे कंकाल या हड्डियाँ पाई गई जिनका एक टीला बना हुआ था बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है ना। तो बहुतायत रूप से हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हमें? मतलब बहुत सारे लोगों की जब मृत्यु होगी वो किसी कारण से होगी, वो युद्ध होगा या बाढ़ आने के कारण हुआ होगा, तो उससे क्या होगा? एक टीला बनेगा, पर पहाड़ बनेगा। तो इस कारण से इस मोहनजोदड़ो का क्या है नाम? क्या है? उपनाम, ठीक है ना। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। समझ रहे हो बात को? ठीक है। किस नदी के तट पर है ये? सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ साथ ये हड़प्पा से भाई, हड़प्पा जो है यहाँ से श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जो लोग काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, इनके साक्ष्य मिले, इनकी आवास के साक्ष्य मिले हैं, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। अब सिंधु नदी के तट पर है कौन सा? मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी भैया? यहाँ से एक तो अन्नागार भी प्राप्त होगा, अन्नागार। यहाँ से पुरोहित वर्ग के लिए आवास मिलेंगे, पुरोहित आवास।
हड़प्पा से किस आवास के साक्ष्य मिले थे? श्रमिक आवास। और पुरोहित आवास कहाँ से मिले? पुरोहित आवास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। साथ ही साथ यहाँ से एक बृहत स्नानागार, बृहत का मतलब बहुत बड़ा, स्नानागार, स्नानागार, बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ से एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है ना? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सारी चीज़ याद रखनी भाई आपको, ठीक है? बृहद स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की, और पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव, इसकी मूर्ति भी कहाँ से हमें प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें, कुआं भी मिला था यहाँ से, क्या मिला? कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सारी इतनी चीज़ें बस मोहनजोदड़ो से जो पूछी जा सकती है परीक्षाओं में, ठीक है? तो थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे अगले स्थल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना?